स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट हम कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस इन कंपैरेटिव वर्ल्ड। इसके यूनिट 4 है राष्ट्र एवं राज्य, उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और अपलोडेड हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो राज्य क्या है, व्हाट इज अ स्टेट, तथा इसके विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करना है। तो जो राज्य की अवधारणा है, यानी कि जो एक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में हमेशा ही सेंटर में रहा है। ठीक है, यानी कि हमेशा ही हमने राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो सिर्फ एक राज्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है। ब्लॉन्सली के अनुसार एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक रूप से संगठित लोगों के समूह को राज्य कहा जा सकता है। यानी कि हमारे पास एक लैंड एरिया है, एक निश्चित भूभाग है, यहाँ पे कुछ लोग राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम एक राज्य कहते हैं, उस एरिया को एक राज्य का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो गार्डनर के अनुसार व्यक्तियों का एक समुदाय जो संख्या में लगभग असंख्य, यानी कि हम उसको काउंट ना कर सकें, एवं स्थायी रूप से क्षेत्र के एक निश्चित भाग पर उनका अधिकार हो। ठीक है, एक ऐसा समुदाय जो कि एक मतलब असंख्या हो, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे स्थायी रूप से रहता हो उसी क्षेत्र पर। ठीक है, निश्चित भाग पर रहता हो, उसका अधिकार हो, तो वो एक राज्य कहलाता है। अब 1933 से पहले ना सब लोग मतलब बोलते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, सब अलग अलग तरह से राज्य की व्याख्याएं कर रहे थे। तो 1933 में ये डिसाइड हुआ कि हमें ना एक प्रेसिसाइज डेफिनेशन, एक सटीक परिभाषा निकालनी चाहिए राज्य की, कि राज्य होता क्या है। तो इसके लिए 1933 में उरुग्वे, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक भाग है, देश है, उसमें एक मीटिंग हुई थी जिसको हम माउंट वेडोक कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें यही डिस्कस करना था कि एक राज्य होता क्या है, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि राज्य को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके बाद जो एक फैसला निकल के आया, तो उसमें ये कहा गया था कि राज्य को ना हम बेसिकली 4 तत्वों के आधार पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो राज्य के जो 4 तत्व उस मीटिंग से निकल के आए थे, वो थी पहली जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, भूभाग लैंड एरिया, संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी, और सरकार यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। तो हमें पता है कि राज्य जो है एक मानवीय संस्था है, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो मानवीय संस्था के रूप में राज्य को चलाते हैं। इसे लोगों के सामूहिक रूप से बनाए रखा जा सकता है। अगर लोग समूह में नहीं रहेंगे, एक साथ संगठित होकर नहीं रहेंगे, तो जो राज्य होता है उसको हम चला नहीं पाएंगे। वो टूट कर बिखर जाएगा, अलगाव जैसी स्थितियां उसमें उत्पन्न होने के कारण वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। जैसे अपना भारत है, वो भी वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं हम सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं थे, इसी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इसी वजह से अफगानिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं। इसलिए एक राज्य को हमेशा संगठित रूप में वहाँ की जनसंख्या को रहना चाहिए। जनसंख्या का कोई निश्चित आकार एवं ना आकार नहीं है जो राज्य का निर्माण करता हो, यानी कि हमें कोई ऐसी पॉपुलेशन का कोई अ, एक शेप नहीं पता है, उसका आकार नहीं पता कि इतनी जनसंख्या होनी चाहिए तभी कोई एक स्टेट हो पाएगा। जनसंख्या के लिए चाहे हज़ारों में व्यक्ति रहते हो, चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, जितने भी में भी हो, लेकिन वहाँ पे जो होते हैं वो संगठित रूप में होने चाहिए। राज्य को सुदृढ़ यानी कि उसको मजबूत करने के लिए एक स्वस्थ यानी कि एक हेल्दी, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और एक संगठित जनसंख्या की आवश्यकता होती है। अगर राज्य को अगर हम देखते हैं ना, तो जनसंख्या वहाँ का असली धन होता है। अगर वो स्वस्थ है, वहाँ पे कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ठीक है, सभी लोग अच्छे खासे हैं, तंदुरुस्त हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है, और आपस में संगठित मिलजुल कर रहते हो, तो एक राज्य जो होता है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 143 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, अतः वह एक राज्य है। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका को हम एक राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है, और जनसंख्या का वहाँ का कोई भी स्थायी निवास नहीं है, परमानेंट पॉपुलेशन वहाँ पे स्टे नहीं करती है। फिर बात करते हैं लैंड एरिया की, यानी कि भूभाग। तो राज्य एक निश्चित भूभाग के बिना उपस्थित नहीं रह सकता। अगर हमारे पास एक लैंड एरिया नहीं है,
मतलब ये देख लो ना कि कोई भी आ रहा है यहाँ पे, इतने पे कब्जा करे जा रहा है, यहाँ से हम भी बाहर जा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर किसी के पास में एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है, जहाँ पे उसका एकाधिकार होता है, तो उसको हम एक स्टेट कह सकते हैं। जो भूभाग होता है राज्य की क्षेत्राधिकार को निश्चित करता है, यानी कि राज्य में हमारा जो अधिकार होगा सिर्फ इसी बाउंड्री तक होगा, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए यहूदी विश्व में लगभग पहले बिखरे हुए थे, ठीक है, लेकिन 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ में वह एक राज्य बन गया, ठीक है। ये था भूभाग। तीसरा है सरकार। तो सरकार वह एजेंसी है जो राज्य के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए नियमों को बनाने का कार्य करती है। हमारे यहाँ पे भी सरकार ऐसा ही करती है। हमारे जो डेली के काम होते हैं उनको करने के लिए, उनके नियम, हमारे नियमों को बनाने के लिए जो बनाने का काम होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य जो सरकार होती है वो राज्य की जनसंख्या, क्षेत्र और जनसंख्या के हितों की रक्षा करती है। जो पब्लिक होती है उसके इंटरेस्ट की, उसका जो लैंड एरिया होता है अपने पूरे स्टेट का, उसका, और जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है उसकी देखभाल करने का जो काम होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार नीतियों का निर्धारण करती है एवं उन्हें लागू करती है, यानी कि सबसे पहले जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनको फॉर्मुलेट करती है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर राज्य को नियंत्रित करती है। अलग अलग पार्ट्स में स्टेट के अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी पाई जाती हैं उनको कंट्रोल करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य में अलग अलग तरह के जो उपद्रव होते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकार के अभाव में एक राज्य दिशाहीन होता है। अगर हमारे पास एक लीडर नहीं होगा, अगर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, फिर हम संगठित नहीं हो पाएंगे, हम एक डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। तो सरकार क्या करेगी? सरकार का मेन काम यही होता है लोगों को डायरेक्शन देना, जिससे कि वो अपना काम आसानी से कर सकें और जितने भी वहाँ की जनसंख्या होती है उसको एक सूत्र में, एक समूह में, एक संगठित रूप में बांधे रखना, ठीक है। तो ये काम होता है सरकार का। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज संप्रभुता, यानी कि सोवेरेनिटी। तो इसका मैं थोड़ा सा ना पहले समझा देता हूँ। इसका देखो बेसिकली मतलब यही होता है संप्रभुता का, कि कोई एक स्टेट है, वहाँ पे कुछ डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक है एग्जांपल भारत का, दूसरा है पाकिस्तान का। अब भारत में जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा था, उस टाइम पे क्या था कि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था कि उसको रोके, ठीक है। उनके बीच में कुछ जो वार्तालाप करने का तरीका होता है उसको सुलझा, इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करें, ठीक है। वहीं पे एक एग्जांपल और हो सकता है कि जैसे कई देशों में युद्ध चलता है, तो भारत में जैसे अपने जो वहाँ के नागरिक होते हैं, भारत के नागरिक उस देश में होते हैं, उनको निकालने के लिए भारत कुछ प्रयास करता है, ठीक है। तो यानी कि भारत अपने इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है अपनी राज्य के भीतर में। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा वही करता है जो चाइना कहता है उसको, जो अमेरिका कहता है, ठीक है। यानी कि उसके जो मुद्दे होते हैं ना, उनके जो फैसले होते हैं वो भारी सत्ता होती है उससे नियंत्रित होते हैं। तो कहने का मतलब यही होता है, संप्रभुता का मतलब होता है जो भारी नियंत्रण होता है ना उससे मुक्त होना, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली संप्रभुता का मतलब। तो संप्रभुता का अर्थ होता है बाहरी बाहरी सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता, ठीक है। राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत, उसके अपनी सीमा जो उनकी जो बाउंड्रीज होती है उनके अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि भारत अगर ये चाहता है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है हम उसमें से धारा 370 हटाएं, तो वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम अपने राज्य के अंदर अपनी सीमाओं के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं। राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी हमें ये नहीं कह सकता कि आप ये मत करो, अपने देश में ये मत करो, ये सब, ठीक है। फिर यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर यही होती है। अगर ये नहीं है तो हम यही समझ लो दूसरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के गुलाम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक नेशन क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। राष्ट्र क्या है, ये क्वेश्चन है। तो राष्ट्र जो शब्द है वो लैटिन भाषा के नेटर शब्द से लिया गया है, यानी कि राष्ट्र को हम इंग्लिश में नेशन बोलते हैं। नेशन जो शब्द है वो नेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना,
ठीक है। तो एक जो राष्ट्र होता है अपने मूल पर आधारित होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में जन्म लेता है वो उस राष्ट्र का एक निवासी होता है। एक राष्ट्र एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह होता है और इस प्रकार एक भूमि पर एक साथ रहने की प्राथमिक तथ्य से एकजुट होते हैं। अब ये देखो, एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। सबसे जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग यही है कि हम एक स्टेट को और एक जो नेशन होता है उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एक स्टेट होता है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं, संगठित लोग होते हैं, उनका जो समूह होता है हम उसको एक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्र को भी हम कहते हैं, कभी कभी ये निश्चित क्षेत्र में भी हो जाता है और कभी कभी ये अनिश्चित क्षेत्र में भी हो जाता है। ये जो देश होते हैं उनकी बाउंड्री से बाहर भी फैल सकता है और ये बाउंड्री के भीतर भी रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का समूह होता है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है। और एक जो प्राथमिक तथ्य होता है कि हम तो इसी धरती पर जन्मे हैं तो हमें एक साथ रहना है, इस तथ्य पे ये काम करता है। अमीर के अनुसार एक राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो खुद को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेषताओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब जो कुछ विशेषताएं होती है उसमें क्या क्या आ सकता है? विशेषताओं में हमारा इतिहास आ जाएगा, हमारी जो भाषा होती है वो आ जाएगी, हमारी जो संस्कृतियाँ होती हैं, अलग अलग सांस्कृतिक जो पहलू होते हैं वो आ जाएंगे। और जैसे कि हमारा धर्म आ जाएगा, हमारी जो जाति हो जाएगी वो आ जाएगी, समाज, किस समाज से हम बिलोंग करते हैं। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे एक एक राज्य के तत्व होते हैं। ये विशेषताएं होती हैं जो लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर पर अपने आपस में जोड़ती हैं। और ये जो लोग होते हैं ना राष्ट्र के अंदर में, ये दूसरों के की अधीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि दूसरों के गुलामी हम लोग नहीं कर सकते, तभी हम एक राष्ट्र कहलाएंगे। तो राष्ट्र में ऐसे लोग रहते हैं जिनका साझा इतिहास, यानी कि एक कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है और एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे लोगों को जो समूह होता है उसको हम एक राष्ट्र कह सकते हैं, ठीक है। अब जो राष्ट्र होता है वो सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों से आकार लेता है। अब जो राजनीतिक कारक होते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए या स्थापित करने की इसमें कोशिश की जाती है राजनीतिक कारक कारक में, यानी कि उस क्षेत्र की, उस राष्ट्र की जो राजनीतिक शक्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। सांस्कृतिक कारक में जो हमारी भाषा होती है, हमारा जो धर्म होता है, इतिहास होती है, परंपराएं होती हैं, रिचुअल्स होते हैं कुछ, उनसे बंधे लोगों को एक समूह होता है जो सांस्कृतिक कारक होता है राष्ट्र के निर्माण में। फिर एक मनोवैज्ञानिक कारक होता है, कारण होता है देशभक्ति, यानी कि पैट्रियोटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, ठीक है। देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, देश के प्रति जो हमारा समर्पण होता है वो रहना चाहिए, देश की सेवा करने का भाव रहना चाहिए। तो ये जो कुछ मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो लोगों को इमोशनली, मेंटली एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, ठीक है। जो इमोशनल टच हो जाता है ना किसी कंट्री के साथ में, तो वो मनोवैज्ञानिक कारक होता है। अब राज्य जो होता है ना वो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक बार डिस्कस करते हैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो पहला आता है संवैधानिक राज्य, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। अब संवैधानिक राज्य में जैसा नाम से ही पता चल रहा है संवैधानिक, यानी कि एक ऐसा राज्य जो संविधान के दायरे में रह के काम करता हो। अब यहाँ पे जितने भी कानून बनाने का काम होगा, नियम बनाने का काम होगा, किस तरह से प्रक्रिया का अनुसरण करना, ये सब जो काम होंगे वो सारे के सारे संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। इस तरह से संविधान के आधार पर संचालित होने वाले राज्य को संवैधानिक राज्य कहा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है उदारवादी राज्य। अब उदारवादी यानी कि लिबरल स्टेट। अब इसमें क्या होता है, लोगों को ना कुछ अधिकार होते हैं, अपनी निजी संपत्ति से संबंधित अधिकार होते हैं, उनका जो निजी विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, उनको करने के जो पूर्ण अवसर इनको दिए जाते हैं यहाँ पे। फिर आता है एक उदार प्रतिनिधि राज्य। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उनके यहाँ पे लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उदार प्रतिनिधि राज्य। फिर एक दलीय राज्य होता है, यहाँ पे सिर्फ एक दल का शासन होता है, जैसे चीन हो गया, पूर्व सोवियत संघ हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ जो स्टेट होते हैं वो एक दलीय स्टेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दलीय में आपको संविधान देखने को नहीं मिलेगा, लोगों को कुछ ऐसे समान अवसर नहीं मिलेंगे, लोग यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ भिन्नताएं, कुछ ना कुछ हमें असमानता दिखाई देखने को मिलती है। तो इसी वजह से ये चारों के चारों अलग होते हैं। फिर बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्टेट में और एक नेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये समझ लो चैप्टर का पूरा जो सार है ना वो यही है। यहाँ से आपका जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। जो राष्ट्र होता है और राज्य, इन दोनों के जो तत्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब राज्य के तत्व में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला तो होता है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग यानी कि लैंड एरिया, तीसरी होती है सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी। ठीक है, तो ये होते हैं राज्य की। और एक राष्ट्र में हम क्या क्या तत्व देख सकते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास एक सांस्कृतिक कारक हो जाएंगे, यानी कि संस्कृति हमारी आ जाएगी इसमें, हमारी भाषा आ जाएगी। ठीक है, हमारी जो परंपराएं होती हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये होते हैं इनके तत्व, सब अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक है, फिर जो राज्य होता है एक राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता है। ठीक है, यानी कि राज्य में एक राजनीतिक संगठन काम करता है जिसको हम सरकार बोलते हैं, लेकिन राष्ट्र जो होता है वो हमारी जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होता है, मनोवैज्ञानिक एकता का प्रतीक होता है, भावनात्मक एकता का प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्र की कोई निश्चित क्षेत्र सीमा नहीं होती है, और राज्य के लिए यह आवश्यक तत्व है, तभी उसका क्षेत्राधिकार निश्चित हो पाएगा। ठीक है, राष्ट्र जो होता है वो किसी भी एक स्टेट में हो सकता है, कई अलग अलग तरह के राष्ट्र हो सकती है, और स्टेट से बाहर हो सकता है। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो हमारा जो इतिहास है ना वो हमारा ईरान तक जाता है, ईरान, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, इधर हम तिब्बत में चले जाएंगे, और साउथ में इधर श्रीलंका, मालदीव वगैरह में, म्यांमार, बर्मा वगैरह, इंडोनेशिया, यहाँ तक फैला हुआ है। तो हम एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा एक राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन राज्य के तौर पर हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 28 स्टेट हैं। ठीक है, और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हमारा एक निश्चित भूभाग है। ठीक है, फिर संप्रभुता किसी राज्य के लिए आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। राज्य की तुलना में राष्ट्र व्यापक हो सकता है, मैंने आपको बताया था, बड़ा राष्ट्र हो सकता है। हमारे पास जो लैंड एरिया है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम एक इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम पूरे जो अखंड भारत होता है ना, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक राष्ट्र हो सकता है हमारे लिए। जो राज्य होता है वो अपनी एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए, यानी कि हमारी जो यूनिटी होती है उसके संरक्षण के लिए बल का प्रयोग करता है। अब जैसे कि आज के टाइम पे जो खालिस्तानी आंदोलन चल रहे होते हैं, नक्सलवादी आंदोलन चल रहे हैं, तो वो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। तो उसके संरक्षण के लिए, एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए जो सरकार होती है वो कुछ फोर्सेस का यूज़ करती है, जो अलग अलग तरह के जो सैनिक बल होते हैं उनका उपयोग करती है। लेकिन जो राष्ट्र होता है वो ऐतिहासिक कड़ियों से बंधा होता है। ठीक है, तो राष्ट्र में हमें कुछ ऐसी एकता अखंडता नहीं देखने को मिलती है। हमें उसको संरक्षण के लिए किसी भी बल का उपयोग नहीं करना पड़ता, किसी हिंसा का उपयोग नहीं करना पड़ता है। वो हमारी जो ऐतिहासिक कड़ियाँ होती हैं, जो हमारी कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ इमोशनल टच होते हैं, हम उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है एक राष्ट्र में और एक राज्य में। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।